हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के तृतीय वर्ष के छात्र PR 304 सब्जेक्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग और एस्टिमेटिंग में पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्टिंग। जैसा कि हमने पहले बताया कि कॉस्टिंग बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको पेपर कैलकुलेशन निकालनी होती है, पूरी इंडस्ट्री को संभालना होता है, प्रोडक्शन वर्क को संभालना होता है। तो मेन फैक्टर होता है फाइनेंस का होता है, और फाइनेंसिंग के लिए आपको ज़रूरी होता है कि आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने का पता होना चाहिए, कॉस्ट कैसे निकालनी है। आज हम बात करेंगे कॉस्टिंग की। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कॉस्टिंग और एस्टिमेटिंग। कॉस्टिंग एस्टिमेटिंग में डिफरेंस क्या है। आज मुख्यतः बात करेंगे कॉस्टिंग की और इसके मुख्य अवयव क्या हैं, कौन कौन से तत्व हैं जो कॉस्टिंग के तत्व कहलाते हैं या एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के नाम से इनको जाना जाता है। साथ ही कॉस्टिंग का उद्देश्य क्या है ये हमको कंफर्म होना चाहिए। ये हम किस पर्पज़ से अपनी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कर रहे हैं। हमारा पर्पज़ कॉस्टिंग का होता है कि हमारे पास एक्यूरेट जानकारी हो कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कुल कितनी लागत आई है, वो लागत की कीमत, उसमें लगने वाला रॉ मटेरियल, उसके काम करने वाले लेबर को दिए जाने वाली वेजेस, सैलरी, पैसा, जो कुछ भी है, सब चीज़ वन बाय वन, एक बाय स्टेप एक्यूरेटली उसको उस कॉस्ट के अंदर जुड़ा हुआ होना चाहिए। जब भी हम उस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कुछ एक प्रोडक्ट्स की कॉस्ट ऐसी होती है जिसको कि हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, रॉ मटेरियल्स में कितना लगा, लेबर कितनी लगी, लेकिन हम उसमें जो किए गए उसके एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम ओवरहेड्स के नाम से जानते हैं, उनको कई बार कैलकुलेट कर पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि एक ही वर्क कई लोगों के द्वारा किया जाता है और कई डिपार्टमेंट्स के द्वारा संपन्न होता है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे आज कि कैसे लागत को निकालना है, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालनी है और उसमें किए जाने वाले खर्चों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे उनको ऐड करके वस्तु की लागत निकालनी है। तो हम समझेंगे पहले व्हाट इज़ कॉस्टिंग। और कॉस्टिंग इज़ द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग आउट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए जॉब और ए सर्विस साइंटिफिकली। वैज्ञानिक तरीके से कॉस्ट निकालने की जो प्रक्रिया है साइंटिफिक कॉस्टिंग कहलाती है, और इसको बहुत साइंटिफिकली और एक सैद्धांतिक रूप से जो किया जाता है, जिससे कि वस्तु को बनाने में लिया जाने वाला समय, उसकी लागत, उसमें लगने वाला रॉ मटेरियल, उसके बनाने में खर्च होने वाले अदर खर्चे, वो सारे के सारे उसके अंदर जोड़ दिए जाएं। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ ए मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन अकॉर्डेंस विद सम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्टिंग। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक्चुअल कॉस्ट फाइंड आउट करने का तरीका है, इसको हम कॉस्टिंग कहते हैं। कॉस्टिंग in order to organize and run a business, a reasonable profit over and above the actual cost must be recovered. जितनी भी एक्चुअल कॉस्ट उसके अंदर लगी है सब एज इट इज़ रिकवर्ड की जानी चाहिए, जब भी हम वस्तु की एक्चुअल लागत निकाल सकते हैं। इसको हम कॉस्ट प्राइस के नाम से बोलते हैं। कॉस्टिंग करने के लिए, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कॉस्टिंग करना अति आवश्यक होता है। It is therefore essential to know the actual cost of production of a job and hence the role of costing. ये महत्वपूर्ण रोल होता है कॉस्टिंग का, कॉस्ट निकालने के अंदर। कॉस्टिंग इज डन आफ्टर द जॉब हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड डिलीवर टू द कस्टमर। जब कस्टमर को जॉब डिलीवर किया जाना होता है उससे पहले उस वस्तु की लागत को निकाला जाता है, उसको बनाने में क्या कॉस्ट आई है, सबके रॉ मटेरियल सबको जोड़ करके फाइनल कॉस्टिंग करी जाती है। उसके बाद वस्तु की लागत निकाली जाती है, उसमें प्रॉफिट ऐड किया जाता है और फिर कस्टमर को सेलिंग प्राइस के ऊपर वो प्रोडक्ट डिलीवर किया जाता है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस जब भी डिसाइड होगी तो उसमें कॉस्ट प्राइस और ओनर का प्रॉफिट ऐड होगा, मिलाने के बाद सेलिंग प्राइस होती है, जिसके आधार पर बिल बनते हैं और कस्टमर को डिलीवरी की जाती है। मुख्य बात है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, लागत के मुख्य अवयव क्या हैं, किस प्रकार से हम लागत को निकालते हैं, कॉस्टिंग को निकालते हैं। उसके मुख्य अवयव हैं रॉ मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में वो सारी चीज़ जुड़ी होती है जो खर्चे होते हैं, इनको हम ओवरहेड्स के नाम से भी जानते हैं। रॉ मटेरियल किसी भी वस्तु बनाने के लिए, कोई भी फैक्ट्री के अंदर कुछ भी प्रोडक्ट बनाना हो, किताब कॉपी हो, पेंसिल पेन हो, कार हो, बाइक हो, कोई स्टेशनरी हो, टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, जो भी बनाना होगा उसमें लगने वाले रॉ मटेरियल्स की कॉस्टिंग करी जाएगी। हम अपनी प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में हमारे रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, इंक, पेपर, थ्रेड, बाइंडिंग, केमिकल्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बाइंडिंग थ्रेड्स हैं, केमिकल्स हैं, पेपर है, इंक है, बोर्ड्स हैं, ये सब हमारे प्रिंटिंग इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल्स होते हैं।
जब भी प्रोडक्ट हम निर्माण करते हैं, कोई वस्तु बनाते हैं प्रिंटिंग से रिलेटेड प्रिंटेड प्रोडक्ट, तो उसमें ये सब क्या करते हैं, ये अपना रोल प्ले करते हैं एज ए रॉ मटेरियल। छपाई करने के लिए हमको स्याही चाहिए होती है, पेपर प्रिंट करने के सर्फेस के लिए पेपर चाहिए होता है, फॉयल चाहिए होती है, तो ये सारी चीज़ें रॉ मटेरियल के अंतर्गत आती हैं। सेकंड महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है लेबर है। बिना लेबर के हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्शन करने के लिए एक व्यक्ति होता है, इसको हम लेबर बोलते हैं। लेबर भी दो तरह की होती है, स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर वो होती है जो बहुत ही परफेक्ट होती है, उस काम को करने में महत्वपूर्ण तरीके से उसको बहुत महत्वपूर्ण होती है और ईजिली और एक सिस्टमेटिक वे में प्रैक्टिकली उस कार्य को संपन्न करती है, और उसको पेमेंट भी उसकी कार्य क्षमता के अनुसार दिया जाता है, इसलिए उसको स्किल्ड लेबर बोलते हैं। अनस्किल्ड लेबर वो होती है जो कि स्किल्ड लेबर को कार्य करने में हेल्प करती है, इसको हम हेल्पर के नाम से जानते हैं, और उनकी वेजेस और सैलरी होती है उससे कम होती है। लेबर को हमेशा हम वेजेस देते हैं, पे करने वाला दिए जाने वाला पैसा लेबर कहलाता है, लेबर या वेजेस कहलाती है। जब भी कोई फैक्ट्री के अंदर कोई व्यक्ति या मजदूर या प्रोडक्शन करने वाला उत्पादक को व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसको जो पैसा कैश अमाउंट दिया जाता है उसको हम वेजेस के नाम से जानते हैं। और थर्ड महत्वपूर्ण एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है वो है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मीन्स खर्चे। अब खर्चे बहुत तरह के हो सकते हैं, उनको कैटेगराइज किया जाता है, पहले समराइज किया जाता है, और समराइज करके उनको वस्तु की लागत में जोड़ा जाता है जब उसकी कॉस्टिंग करी जाती है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ओवरहेड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होते हैं, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं। जब हम रॉ मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को सबको ऐड कर देते हैं, तभी वस्तु की कॉस्ट प्राइस निकलती है, वो उसकी एक्चुअल लागत कहलाती है। इसलिए एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, we can bifurcate these elements of cost into two categories such as direct material and indirect material. Material से यहाँ raw material से मतलब है direct material raw material और indirect raw material। direct raw material जो direct पेपर स्याही लग रही है, indirect raw materials को सपोर्ट में जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है वो indirect raw materials कहलाता है। छोटे छोटे खर्चे होते हैं इनके। डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, वैसी लेबर जो डायरेक्ट काम कर रही है और कोई लेबर जो हेल्पर की तरह काम कर रही है। एक लेबर जो उसको प्रोडक्शन कर रहा है एक्चुअल में, उसको लागत निकाल के उसको प्रोड्यूस करके दे रहा है, और उसको साथ में जो हेल्प लगी है इनडायरेक्ट लेबर लगी है। साथ ही एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो खर्चे हैं जिनमें वो वस्तु उस विभाग से पूर्णतः जुड़ी हुई होती है। जैसे प्रिंटिंग में मशीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वहाँ के जो खर्चे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। लेकिन उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में मशीन को चलाने के लिए बिजली लग रही है, बिल्डिंग ली है, प्रीमिसेस लिया हुआ है, सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, और इनको भी एक विशेष प्रकार के स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस के अंदर लिख करके वर्ष भर के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस तरह से डायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबको जोड़ने के बाद ही कॉस्ट को डिसाइड किया जाता है, जो कि प्राइम कॉस्ट कहलाती है। कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट लेबर में जब हम जोड़ते हैं उससे हम क्या निकाल सकते हैं, प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वर्क फ्लो कॉस्ट, जनरल एक्सपेंसेस, इन सबको जोड़ करके हम उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस को भी ऐड कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स को ऐड कर देते हैं, फिर उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं, तब हम फाइनली कस्टमर को सेलिंग प्राइस देते हैं। ये कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट के नाम से जाने जाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस। ये तीन मुख्य अवयव हैं कॉस्ट के, लागत निकालने के। मटेरियल कॉस्ट मैंने बताया डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जो इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इन सब और इनडायरेक्ट लेबर है, इनको हम ओवरहेड्स में जोड़ देते हैं, जो डायरेक्टली कॉस्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं, बट इनके बिना प्रोडक्शन किया जाना भी संभव नहीं होता। अगर डायरेक्ट संभव हो तो हम डायरेक्ट कॉस्ट में जोड़ेंगे, और नहीं तो उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट में जोड़ सकते हैं। जैसे हमने किसी बिजली खर्चा, बहुत सारी मशीनें चल रही हैं, एक मशीन के ऊपर नहीं लोड डाल सकते हैं, बिल्डिंग का रेंट है, पानी है, जनरल सिक्योरिटी है, इस सब चीज़ों खर्चे हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स को नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको इनके कॉमन एक्सपेंसेस में डालना होता है। इसको हम ओवरहेड्स के नाम से जानते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट,
डायरेक्ट मटेरियल, इट रिप्रेजेंट्स द रॉ मटेरियल और गुड्स नेसेसरी टू प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर है प्रोडक्ट। डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल कौन से हैं? जो कि एक्चुअल उस प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली काम में लिए जा रहे हैं। जैसे पेपर है, स्याही है, प्रिंटिंग की बात करें तो ऐसे कार की बात करें तो उसके रॉ मटेरियल्स हैं कार के, टीवी की बात करें टीवी के रॉ मटेरियल्स हैं, जो एक्चुअल कौन है वो डायरेक्ट मटेरियल्स कहला रहे हैं, डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के अंदर लग रहे हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल refers to the material which we require to produce a product, but it is not directly indefinite identifiable. It does not form a part of a finished product. ये फिनिश प्रोडक्ट पार्ट तो नहीं होता, लेकिन इनके बिना प्रोडक्ट फिनिश करना भी संभव नहीं होता है। ऐसे कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट लेबर इट रेफर्स टू द अमाउंट विच पेड टू द वर्कर हु आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। It varies directly with the level of output. Indirect labor, it represents the amount paid to workers who are indirectly engaged in the production of goods. It does not vary directly with the level of output. Elements of cost, direct expenses. It refers to the expenses that are specifically incurred in the enterprise to produce a product. ये वो खर्चे हैं जो कि डायरेक्टली उसको प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करने में खर्च किए गए हैं और डायरेक्ट प्रोड्यूस एक्सपेंसेस कहलाते हैं। Indirect expenses, it represents the expenses that are incurred by the organization to produce a product. These expenses cannot be easily identified accurately. जैसे कि पावर ऑफ एक्सपेंसेस है, रेंट ऑफ बिल्डिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, इनको बहुत आसानी से नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया सकता और ये ओवरहेड्स में काउंट किए जाते हैं। तो बात करते हैं मुख्य ओवरहेड्स की। ओवरहेड्स बेसिकली क्या होते हैं? इट रेफर्स टू ऑल इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो सारे खर्चे जिनको हम डायरेक्ट किसी वस्तु के ऊपर वस्तु की लागत में निकालने के लिए डायरेक्टली नहीं थोप सकते हैं, डायरेक्टली उनको नहीं जोड़ सकते हैं, वो सारे खर्चे इनडायरेक्ट या ओवरहेड्स में कहलाते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स और प्रोडक्शन ओवरहेड्स और वर्क्स ओवरहेड रेफर्स टू द एक्सपेंसेस विच firm incurs in the production area or within factory premises. Indirect materials, rent, rates and taxes of factory, canteen expenses are example of factory overheads. जो फैक्ट्री को रन करने के लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा खर्चे, एक्स्ट्रा बिल्डिंग, एक्स्ट्रा कैंटीन बनानी होती है, टैक्स पे करना होता है, रेंट पे करना होता है, ये सारी चीज़ें हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स में आती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी बहुत सारे होते हैं फैक्ट्री के अंदर, जो हमारे प्रशासन होता है, जो मेंटेन करता है, लेबर के ऊपर सुपरवाइज करता है, उनको मैनेज करता है, उनको सब चीज़ें प्रोवाइड कराता है, उनको प्रोडक्शन वर्क में हेल्प करता है, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस ओवरहेड्स रेफर्स टू द एक्सपेंसेस which are incurred to connection with the general administration of the organizations. Salary of administrative staff, postage, telegram, telephone, stationery, etc. are the examples of administrative expenses or administrative overheads. ये वो खर्चे होते हैं जिनके बिना प्रोडक्शन संभव ही नहीं होता है। अदरवाइज लेबर को कौन कंट्रोल करेगा, लेबर से कार्य कौन कराएगा, लेबर की टीम को कौन मैनेज करेगा, लेबर को रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड कराएगा, बाहर कस्टमर से कौन डील करेगा। इसके लिए मैनेजर, जनरल मैनेजर, सुपरवाइजर, इन सब की पूरी एक टीम होती है जो पूरे प्रोडक्शन को मेंटेन करती है, जॉब को एग्जीक्यूट करने में सहायता करती है। तो इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर से उन सबको सैलरी देनी होती है कंपनी को, उनको बोनस देना होता है, उनको उनकी एम्प्लॉय उनके मेडिकल का ध्यान रखना होता है, उनके परिवार के लिए बोनस देना होता है, उनको लीव देनी होती है। सारी चीज़ें करने के लिए, जो खर्चे रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, अकाउंट सेक्शन मेंटेन के लिए जो व्यक्ति रखे जाते हैं उनको सैलरी देनी होती है। तो ये सारे खर्चे कहाँ आते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आते हैं और इनको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में जोड़ करके कस्टमर से वसूला जाता है। और ये जो भी ओवरहेड्स हैं इनको हम डायरेक्टली प्रोडक्ट की कॉस्ट में ना जोड़ करके एक अलग से स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस जो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में बताएंगे, उसमें जोड़ करके लिख लिया जाता है और एक प्रोपोर्शनेट में प्रत्येक प्रोडक्ट की कॉस्ट में एक परसेंटेज का जोड़ करके वस्तु की लागत निकाली जाती है। और इस प्रकार से कॉस्टिंग करी जाती है किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी गुड्स की, या अपने इंडस्ट्री में जिस फील्ड में आप कार्य कर रहे हैं उस फील्ड के प्रोडक्ट जो लागत बनाई है, लागत निकाली जा रही है, उसकी लागत निकाली जाती है, इसको कॉस्टिंग कहते हैं। कॉस्टिंग एक मुख्य प्रक्रिया है, बिना इसके प्रोडक्शन संभव नहीं है। और एक्यूरेट और जानने के लिए, ये भी समझने के लिए कि भाई कॉस्टिंग क्या है, कैसी होनी चाहिए, क्या क्या इसके ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए और इसका उद्देश्य क्या है, अब हम ये जानते हैं कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्टिंग।
ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्टिंग, सबसे पहला सिद्धांत होता है बिजनेसमैन का या ओनर का या एंटरप्रेन्योर का कि ईच एंड एवरी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी रिकवर एज इट इज़ बाय द कस्टमर। जो भी उसने पैसा लगाया है, ओनर ने, मालिक ने, प्रोड्यूसर ने, वो एक एक पैसा कस्टमर से ही वसूल करें जैसे जितना लगा है, उसके अलावा प्लस प्रॉफिट ऐड करे और फिर उसकी कॉस्टिंग करे। ये मुख्य उद्देश्य है कॉस्टिंग का, जिसको हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्टिंग के नाम जानते हैं। दूसरा, टू फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन साइंटिफिकली। एक साइंटिफिक तरीके से प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली जाती है। इसका कॉस्टिंग का उद्देश्य क्या है? साइंटिफिक तरीके से हर चीज़ को उसके अंदर जोड़ा जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कोई पार्ट छूट जाए, उसमें पैसे खर्च हो जाए और कंपनी को नुकसान हो जाए या ओनर को नुकसान हो जाए, तो उसको साइंटिफिकली कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली जाती है। टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल की एक्चुअल और एग्जैक्ट कॉस्ट निकाली जाती है। टू डिटरमाइन द कॉस्ट इंक्योर्ड ड्यूरिंग ईच ऑपरेशन टू कीप कंट्रोल ओवर वर्कर्स वेजेस, जो भी वर्कर को पैसे दिए जा रहे हैं उस पर भी कंट्रोल रखना होगा। ये एक उद्देश्य होता है कॉस्टिंग करते में, उसमें वेजेस जो पे करे जा रहे हैं उसमें कंट्रोल रखा जाए, अननेसेसरी के कोई खर्चे नहीं आ जाए। टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू असर्टेन द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस को भी डिसाइड करती है कॉस्टिंग। साथ ही टू सप्लाई इंफॉर्मेशन टू डिटेक्शन ऑफ वेस्टेज, और वेस्टेज कितना कंट्रोल, वेस्टेज कितना हो रहा है, तो कितना खर्चा हुआ, कितना वेस्ट हुआ, कितना बच सकता था, ये सब चीज़ को भी डिटेक्शन किया सकता है कॉस्टिंग करके। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, और इस तरह से वस्तु की लागत को रिड्यूस भी किया सकता है और प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से करके कॉस्टिंग करी जाती है। थैंक यू।